वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 अप्रैल 2022 है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आगे बढ़ने से पहले तेजस 3 की जानकारी है। ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। एज यू नो, यहाँ पर आप अपनी फीस को नो कॉस्ट ईएमआई में पे कर सकते हैं, मतलब कि फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और फीस बढ़ेगी नहीं। जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ मेल कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए तो video.onlyas.in पे ही जाना पड़ेगा। हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुपिटर लाइक प्रोटो प्लैनेट के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं प्रोटो प्लैनेट का मतलब बता देता हूं। प्रोटो प्लैनेट को आप अब प्लैनेट इन मेकिंग बोल सकते हो, मतलब एक ऐसा प्लैनेट जो अभी बन ही रहा है, बना नहीं है। जब भी कोई प्लैनेट बनता है तो उसके चारों ओर धूल, मिट्टी के कण या चट्टानों की एक डिस्क होती है, ठीक है, और उसके सेंटर में एक कोई छोटा सा रॉकी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके चारों ओर ये पूरी डिस्क बनी होती है। तो ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है इसे ही प्रोटो प्लैनेट कहा जाता है। ये काफी छोटा होता है साइज में, लेकिन आने वाले समय में ये जो सभी पार्टिकल्स हैं डस्ट के, धूल के, ये इसके ऊपर सस्पेंड होकर इसके साइज को बड़ा बना सकते हैं। दैट्स वाई प्रोटो प्लैनेट को प्लैनेट इन मेकिंग कहा जाता है। वर्तमान में एक न्यूज आई है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक फोटोग्राफ कैप्चर करी है एक ऐसे प्लैनेट की जो जुपिटर के जैसा ही है। मतलब ये गैसियस प्लैनेट होगा जिसके सेंटर में एक छोटा सा कोर होता है, बहुत बड़ा कोर नहीं होता, बाकी गैस के पार्टिकल्स से पूरा जो प्लैनेट है वो बना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उम्मीद है कि जब हमारा जुपिटर बना होगा तो बिल्कुल उसी प्रक्रिया के माध्यम से बना होगा। बनने की प्रक्रिया काफी इंटेंस और वायलेंट है, इसीलिए रिसर्चर्स इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये जो न्यू फॉर्मिंग प्लैनेट है जो बनी रहा है, इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया और इसे नाम दिया गया AB ऑरिगाई B। ये एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क से घिरा हुआ है। जैसे कि जो प्रोटो प्लैनेट होते हैं, ये छोटा सा जो रॉकी ऑब्जेक्ट बीच में है, आप इसे प्रोटो प्लैनेट कहोगे, और इसके चारों ओर ये जो धूल कण की डिस्क बनी हुई है इसे प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क कहा जाएगा, जो इसके चारों ओर फैली हुई है। तो एक डिस्क है इसके चारों ओर जो घूम रही है। ये जिस तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो तारा 2 मिलियन साल पुराना होगा। काफी यंग स्टार है, बहुत पुराना स्टार नहीं है। मतलब ये पूरा सोलर सिस्टम डेवलप ही हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब हमारा सोलर सिस्टम बना होगा। तो जिस स्टेज में जुपिटर जैसा ये प्लैनेट है, जब इस स्टेज में हमारा जुपिटर रहा होगा तो हमारे सन की एज भी लगभग यही रही होगी। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आ गया है जुपिटर का और सन की एज भी हो गई है, बट ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ था, बिल्कुल वैसे ही ये भी डेवलप हो रहा है। हमारे सन से ये 531 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये जो प्रोटो प्लैनेट है ये हमारे जुपिटर से 9 गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब इसका साइज काफी बड़ा है। ये अपनी होस्ट स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये जितनी दूरी पर चक्कर लगा रहा है वो 8.6 बिलियन माइल्स है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यूजुअली जो भी हम प्लैनेट सर्च करते हैं, तो जैसे ये सन है हमारा और यहां पर कई सारे प्लैनेट्स के बाद हम पहुंचते हैं प्लूटो पे, ठीक है। तो प्लूटो और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, ज्यादातर जो हम एक्सो प्लैनेट सर्च करते हैं वो अपने स्टार से इसी डिस्टेंस के बीच में होते हैं, जो समझ में आता है कि सोलर सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। अभी जो हमें जुपिटर मिला है वो सपोज करो कि यहां प्लूटो है तो वो इससे 2 गुनी दूरी पर एग्जिस्टेंस में है अपने स्टार से। मतलब हमारे स्टार में जो सोलर सिस्टम में जो आखिरी प्लैनेट है उसके कंपैरिजन में वो दुगनी दूरी पर लोकेटेड है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि ये प्लूटो और सन की दूरी से दुगनी दूरी पर लोकेटेड है, जैसा कि हमें बहुत कम प्लैनेट्स के साथ देखने को मिलता है। यूजुअली वो इसी रेंज में हमें मिल जाते हैं, उसी डिस्टेंस पे मिल जाते हैं जिस डिस्टेंस पे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में लोकेटेड है। नासा के अकॉर्डिंग जो डिस्कवरी है ये लॉन्ग डिबेटेड जो थियरी है डिस्क इंस्टेबिलिटी की, उसको भी सपोर्ट करती है। कुछ लोग नहीं मानते थे, जैसे प्लैनेट्स के बनने की प्रक्रिया वही है कि एक छोटा सा कोर होता है, उसके चारों ओर एक धूल कण की डिस्क होती है, फिर ये धीमे धीमे सस्पेंड होते हैं और प्लैनेट का साइज बढ़ जाता है। ये डिस्क इंस्टेबिलिटी थियरी है। कई सारे लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन ये डिस्कवरी इस बात को भी जस्टिफाई करती है। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसमें ये एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जहां पर नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रोटोप्लैनेट्स क्या होते हैं? ये छोटी सी सेलेस्टियल बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्मॉल प्लैनेट की तरह ही होते हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट का भी छोटा वर्जन आप बोल सकते हो। इसके चारों ओर एक डिस्क होती है धूल के कण की। एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा मानना है कि सोलर सिस्टम जब हमारा क्रिएट हो रहा था तो उस दौरान भी इस प्रकार के कई सारे प्रोटोप्लैनेट्स रहे होंगे।
डिस्क इंस्टेबिलिटी थियरी वही बोल रही है कि जो डिस्क होती है किसी भी प्रोटोप्लैनेट के आसपास, उसमें जो धूल के कण होते हैं वो धीमे धीमे सेंटीमीटर साइज के पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो सस्पेंड होकर एक प्लेनेट का निर्माण करते हैं। और ये जो प्लैनेटेस्टिमल्स हैं ये किलोमीटर साइज के भी हो जाते हैं समटाइम्स, और ये सस्पेंड होकर कुल मिला के एक प्लैनेट बना देते हैं। तो ये तो है इंस्टेबिलिटी थियरी। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुडावास के बारे में है। रिसर्चर्स ने अभी एक बुक को पब्लिश किया है, अ प्लेस अपार्ट पोएम्स फ्रॉम कोडागू। ये बाइलिंगुअल एडिशन है जहां पर अपन्ना के 21 पोएम्स कलेक्ट किए गए हैं। बुक जो है ये इंडेंजर कोडावा टेक्की लैंग्वेज जो है उसके बारे में लोगों को जानकारी देगा। कोडावाज एक एथनो लैंग्विस्टिक ग्रुप है। कर्नाटका का जो कुर्ग का रीजन है उसे ही आप कोडागू भी बोलते हो, वहां पर ये पाए जाते हैं। ये कोडावा लैंग्वेज बोलते हैं। हमेशा से ये लैंड ओनिंग एग्रीकल्चरिस्ट ग्रुप रहा है। इनके पास जमीन होती है, ये खेती करते हैं। ये अपने एंसेस्टर्स की वेपन्स की पूजा करते हैं। इनके कल्चर में वेपन्स का, हथियारों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड दैट इज द रीजन कि भारत में ये एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जो बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी कि गन्स कैरी कर सकती है। कैलपोल्डू, फेस्टिवल ऑफ आर्म्स, कावेरी संकरमना, वर्शिप ऑफ रिवर कावेरी, और पुत्तारी हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। कोडावा टेक की लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज है। इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बट धीमे धीमे इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखना सीख लिया। इस लैंग्वेज को इंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में यूनेस्को ने डाला हुआ है। इनकी संख्या 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1,66,187 लोगों की ही है जो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में है। दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके दामों में कैसा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है उसे रिकॉर्ड करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और फूड के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। मार्च में ये जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन जो है या जो ओवरऑल डेटा हमें मिला है दैट इज ऑफ 159.3 पॉइंट। 2011 में ये रिकॉर्ड हाई गया था 137.5, ये 6 के स्केल पे, ठीक है, 137.6 के स्केल पे। मतलब अभी फूड प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ गए हैं। ये पूरा जो इंडेक्स है इसे यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। 1996 में से फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। जो FAO फूड प्राइस इंडेक्स है ये मंथली चेंजेस जो इंटरनेशनल प्राइसेस में होता है बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज को लेकर उसे इवेल्युएट करता है। यहाँ पर सीरियल्स, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, शुगर, इन सभी के प्राइसेस को इवेल्युएट करते हैं। बेस पीरियड 2014 से 16 रहता है। FAO की बात करें तो 1945 में बनाया गया था। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। हंगर को डिफीट करने के लिए लगातार काम कर रही है। हेडक्वार्टर्ड है इटली के रोम में। गोल यही है कि सभी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी हो, हाई क्वालिटी फूड की एक्सेस सभी लोगों के लिए हो ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुरु नभादास जी के बारे में है। हाल ही में पंजाब की सरकार ने इसे एक गैजेटेड हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। पंजाब में गुरु नभादास जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। कारण भी हम समझ लेंगे। 16वीं शताब्दी के एक संत हुआ करते थे। पहले इनकी जयंती को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज की लिस्ट में रख दिया गया था, मतलब इस जयंती पर छुट्टियां नहीं होती थी। बट अभी पंजाब की सरकार ने, जो नई गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने इसे एक गैजेटेड हॉलिडे बना दिया है। गुरु नभादास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 8 अप्रैल 1537 को हुआ था। भद्राचलम जो गांव है गोदावरी नदी के किनारे, वर्तमान का जो तेलंगाना का रीजन है वहां पे, ये महासा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिन्हें डूम या दुमना कम्युनिटी भी बोलते हैं। ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होती है, ठीक है। फर्दर बचपन से ही ये ऑर्फन रहे गुरु नभादास जी, जिनका वास्तविक नाम नारायण दास हुआ करता था। इनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर हमेशा से रहा करता था। इनके माता पिता नहीं थे। 2 रिलीजियस गुरु थे, अगार दास और कील दास। उन्हें ये एक गांव के पास मिल गए थे, तो ये दोनों ही गुरु इन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं वहां पे जो एक टेम्पल था घलता धाम का, उस जगह पे। और अभी वो नवादासी कम्युनिटी के लिए जयपुर में एक पिलग्रिमेज का सेंटर है। इस कम्युनिटी के लोगों को नवादासियास कहा जाता है। ये बेसिकली टोकरियां बनाते हैं बांस की, या कुछ सामान रखने के लिए कुछ बांस का बुन के तैयार कर देते हैं। गुरु नवादास जी ने भगत मल लिखा था 1585 में। यहाँ पे 200 संतों की लाइफ स्टोरी का एक कंपाइलेशन है। और फाइनली 1643 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पंजाब में ये अक्सर विजिट किया करते थे। एक पंडोरी विलेज है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे दूम कम्युनिटी के लोग रहा करते थे, तो वहां पर उनका अक्सर आना जाना होता था। इसलिए पंजाब में भी लोग इन्हें बहुत ही आस्था के साथ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली से टेस्ट फायर किया है। ये मल्टीपल टेस्ट फायर इसके अभी तक हो चुके हैं इस पूरे फ्यूल सिस्टम के। ये चौथा है, आई होप पॉसिबली, क्योंकि इसके पहले भी 3 हो चुके हैं। इसे जो उड़ीसा के कोस्ट पे चंडीपुर है लोकेशन, वहां से टेस्ट किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट ये एक
मिसाइल प्रपल्शन सिस्टम है। मिसाइल प्रपल्सन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो मिसाइल को एनर्जी देता है फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए। ये अपने आप में मिसाइल नहीं होती, बल्कि मिसाइल को चलाने वाला एक सिस्टम होता है। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग रेंज में एयर टू एयर मिसाइल्स में किया जा सकता है। लंबी दूरी तक इससे आप मिसाइल्स को फ्लाई करवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन, ये इस सिस्टम पे बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि जो एक ऑर्डिनरी सॉलिड फ्यूल इंजन होता है, वहां पे जब एक रॉकेट उड़ रहा होता है तो उसमें जो फ्यूल होता है उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीडाइजर्स भी रखने होते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो इस फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करें, बिकॉज ऑक्सीजन के अब्सेंस में तो कुछ बर्न करेगा नहीं। अब इससे उस रॉकेट में फ्यूल के रखने की जगह कम हो जाती है। कैसा होगा कि अगर ये ऑक्सीजन ये रॉकेट एटमॉस्फेयर से ही ले ले, तब ये जो फ्यूल ऑक्सीडाइजर फ्यूल के साथ रखने की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से फ्यूल जले, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रैमजेट इंजन ऐसे ही काम करता है। रैमजेट इंजन में आपको केवल फ्यूल रखने की आवश्यकता है, आपको ऑक्सीडाइजर रखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन रखने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप इस रॉकेट में ज्यादा फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जो एक लॉन्चिंग पीरियड होता है, उस थ्रस्ट को तो ये गेन कर लेता है सॉलिड फ्यूल से। उसके बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फ्यूल बर्न करता है। एंड दैट इज द रीजन कि ये काफी अच्छी स्पीड में जा सकता है। मतलब ये 3 मैक की स्पीड अटेन कर सकता है और काफी 120 किलोमीटर तक की रेंज भी ले सकता है। इसका राज ही यही है, बिकॉज इसके पास ज्यादा फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ऑक्सीडाइजर रखना ही नहीं है, ये फायदा हो जाता है। इसीलिए ये एरियल टारगेट को अच्छे से काफी लंबे रेंज तक हिट कर सकता है और अच्छी स्पीड अटेन कर सकता है सुपरसोनिक की। एयर टू एयर मिसाइल्स में इसका इस्तेमाल या एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें ऑक्सीडाइजर्स की नीड नहीं होती और ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, हाई मैन्यूवरेबिलिटी भी अटेन कर सकता है। तो रैमजेट इंजन का फंडामेंटल आपने समझ लिया कि यहां पर वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता है। दैट्स वाई कि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं जाते, जो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर के नीचे ही फ्लाई करते हैं। ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके कभी भी फ्लाई नहीं करते, क्योंकि वहां ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। रैमजेट इंजन की लिमिटेशन भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स के बारे में है। 2022-23 के बजट में बात की गई थी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अपने आप में एक पूरा सेगमेंट है, पूरा सेक्टर है, जिसका इस्तेमाल मीडिया हाउसेस के द्वारा भी किया जाता है और गेमिंग की इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत फ्लरिश्ड है। एवीजीसी के पूरे सेक्टर में इंडिया दुनिया में 5 जो टॉप की कंट्रीज हैं उनमें आता है। तो अभी हाल ही में इसे प्रमोट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी, और भी कई से मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज इसमें शामिल होंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन सभी के सचिव इसका हिस्सा होंगे। जो टास्क फोर्स है ये कई सारी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेगा और राज्य सरकारों के साथ भी, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कुछ एजुकेशनल बॉडीज भी होंगी जैसे कि एआईसीटीई, एनसीईआरटी, और कुछ इंडस्ट्री बॉडीज भी होंगी जैसे कि फिक्की और सीआईआई। इनका बेसिक प्लान ये होगा कि एवीजीसी पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। जो करिकुलम फ्रेमवर्क है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें भी लोगों को एवीजीसी पूरे सेगमेंट के बारे में जानकारी दी जाए। स्किल इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि लोगों को बताया जाए पूरा सेक्टर कैसे वर्क करता है, उनके पास स्किल होगी तो उन्हें जॉब्स मिलेंगी। प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाए। फर्दर इस पूरे सेगमेंट में एफडीआई को भी अट्रैक्ट करने का प्लान है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया टूल डेवलप किया है, नाम दिया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा इसको। देखिए, मार्केट में अगर पैसे का फ्लो बढ़ जाए, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में, तो उसे कंट्रोल करने के कई सारे तरीके होते हैं आरबीआई के पास। अगर मार्केट में ये देखिए, ये आरबीआई होगी, ये बैंक हो गया और ये हो गया मार्केट, ठीक है। अब मार्केट में सपोज करिए पैसे की कमी है एंड दैट्स व्हाई मार्केट डिफ्लेशन फेस कर रहा है। इन दैट केस अगर आरबीआई को मार्केट में ज्यादा पैसे डालने हैं तो फिर आरबीआई बैंक्स को पैसे दे देता है, अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है और उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट को वो डाउन कर देंगे तो बैंक्स उधार ले लेंगे आरबीआई से और इसके बदले में वो आरबीआई को देंगे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल के तौर पे कि इसे रख लीजिए, हमें पैसे दे दीजिए क्योंकि आप सस्ता दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम ले रहे हैं। अब ये पैसा जाता है मार्केट में और इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। अगर इसका उल्टा करना हो, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ गई हो और उस पैसे को वापस मार्केट से खींचना हो, तो उसके लिए जो फंक्शन वर्क करता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से कहता है कि आप हमें पैसे उधार दे दो, इसके बदले में आप
हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा कर लो। अब कई बार क्या होता है, अब जब बैंक ने आरबीआई को पैसा दे दिया तो बैंक के पास पैसा कम हो गया, तो मार्केट में भी पैसा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन से हम लड़ सकते हैं। अभी ऐसी नीड हो रही थी क्योंकि कोविड के समय में मार्केट में पैसे की कमी हो गई थी, तो सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव से मार्केट में पैसा डाला, लेकिन अभी मार्केट में पैसा ज्यादा है। आरबीआई उस पैसे को निकालना चाहती है ताकि महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। चैलेंज ये है कि आरबीआई अगर बैंक से रिवर्स रेपो रेट पर पैसे उधार ले मनी सप्लाई को कम करने के लिए, तो आरबीआई को इस केस में बैंक्स को देना होगा कोलैटरल, और आरबीआई के पास नॉट नेसेसरली इतना सारा कोलैटरल हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड के फॉर्म में। आरबीआई काफी लंबे समय सोच रही थी कि एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो बैंक्स को बिना कोलैटरल दिए ही उनसे पैसे ले सके और मार्केट में मनी सप्लाई कम कर सके। लेकिन इससे बैंक्स को क्या फायदा होगा, वो बिना कोलैटरल के आरबीआई को पैसे क्यों देंगे? तो आरबीआई ने कहा कि हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। जैसे जो रिवर्स रेपो रेट है वो इस समय 3.35 पे है, इतना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हम आपको 3.75% का ब्याज देंगे, आप जो पैसे हमको उधार दोगे उसके लिए, आप हमसे बस कोलैटरल मत लो, क्योंकि हमारे पास इतना कोलैटरल है नहीं। तो उन्होंने ब्याज की दर को बढ़ा दिया और एक ऐसा टूल डेवलप किया जहां पर वो कोलैटरल फ्री बोरोइंग कर सकते हैं बैंक से मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए। आरबीआई इसलिए नहीं बोरो करता क्योंकि उनको पैसे की कमी पड़ जाती है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। तो आपने समझा कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो एक ऐसा टूल है जहां पर आरबीआई बैंक से बिना डिपॉजिट बिना कोलैटरल जमा किए पैसे बोरो कर सकता है, और इसके एवज में वो उनको थोड़ा ज्यादा ब्याज दे देगा। और अब हम रिवर्स रेपो रेट या जो एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ रिवर्स रेपो, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें कोलैटरल देना पड़ता है, आरबीआई को कोलैटरल देना पड़ता है। तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। 2018 में जो सेक्शन 17 है आरबीआई का, उसको अमेंड किया गया था और ये कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है एसडीएफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहां पर वो कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं बैंक से थोड़ा ज्यादा ब्याज देकर। एसडीएफ को 2014 में उर्जित पटेल ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। अब रिवर्स रेपो रेट का क्या होगा फिर? रिवर्स रेपो रेट अभी भी है, आरबीआई का वो टूल है, उन्हें जब इस्तेमाल करना होगा तो वो करेंगे उसका इस्तेमाल। और अगर उनके पास कोलैटरल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मनी सप्लाई को वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो बिना कोलैटरल के भी बैंक से पैसे लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रोटो प्लैनेट, ये सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट होते हैं, गलत, उन्हें एक्सो प्लैनेट कहा जाता है। ये प्लैनेट इन मेकिंग होते हैं। कुडावास कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, सही है। कुर्ग से। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स WTO, गलत है। फूड FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ये ऑक्सीजन को फ्लाइट के दौरान एटमॉस्फेयर से लेते हैं, सही है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें बैंक्स की सिक्योरिटीज को इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ बैंक सिक्योरिटी, बैंक की सिक्योरिटीज को बेचा जाता है कोलैटरल के तौर पे आरबीआई में, गलत है, बिकॉज इसमें कोलैटरल इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।